हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। हमारे जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर किए, कुछ हमारे क्वेश्चन बचे हुए थे, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस की अवधारणा क्या है, इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसकी अवधारणा क्या है ये पढ़ेंगे कि गुड गवर्नेंस है क्या, सुशासन क्या है, ठीक है। तो सुशासन यानी गुड गवर्नेंस वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही, सहभागिता और कानून के शासन जैसे सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हो, ठीक है। इसका उद्देश्य जनहित में निहित नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना होता है, जिसमें लोगों का भला हो, ठीक है, और जो नीतियों के ही तरीकों से लागू किया गया हो। सुशासन की अवधारणा विश्व बैंक द्वारा 1992 में इस शब्द का उपयोग विकासशील देशों की समस्याओं की पहचान करने हेतु किया गया था, ठीक है। विकासशील राष्ट्र वो हैं जो अपना विकास कर रहे हैं, जिनका भी विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ है, और जो विकसित देश हैं उन्होंने अपना विकास कर चुके हैं, ठीक है। विकासशील राष्ट्र में भारत है, बहुत सारे ऐसे देश आएंगे जो विकसित है, उसमें अमेरिका हो गए, ठीक है, ये विकसित राष्ट्र है। इसमें शासन को ऐसा बनाने की बात की जाती है जो लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करे, प्रभावी नीति निर्माण करे और सेवाएं समय पर प्रदान करे। सुशासन के प्रमुख तत्व कौन से हैं? पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, निर्णय लेने की प्रक्रिया खुली और समझने योग्य होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो सबके सामने होनी चाहिए और बहुत सरल होनी चाहिए कि लोग उसे आसानी से समझ सकें। जवाबदेही होनी चाहिए, प्रशासन जनता को अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है कि जो काम वो कर रही है वो जनता के हित में है या नहीं है, इसका उत्तर देना भी क्या काम है, सरकार का काम होता है, ठीक है। कानून का शासन, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार और न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। समानता और समावेशन होनी चाहिए, समाज के सभी वर्ग को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि समाज में कोई पिछड़ा वर्ग रह जाए या कोई और वर्ग ऐसा रह जाए जिसका विकास ना हो। तो क्या करना है, सबको समान तरीके से क्या है, सबका विकास होना चाहिए। प्रभावशीलता और दक्षता होनी चाहिए, संसाधनों का उचित उपयोग हो और नीतियां जनहित में प्रभावी हो। जो संसाधन है उपयोग के लिए वो क्या है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसका उपयोग होना चाहिए, और नीतियां जनहित में मतलब सभी के ही हित में होनी चाहिए। भागीदारी होनी चाहिए, निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी हो, विशेषकर वंचित वर्गों की, ठीक है, जो पीछे रह गए हैं, जो वंचित हैं, उनका विशेष क्या है, इसमें भागीदारी होनी चाहिए विशेष रूप से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजिटल शासन। डिजिटल गवर्नेंस क्या है, इसके लाभ एवं चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। डिजिटल शासन गवर्नेंस का अर्थ है सूचना और संचार, मतलब प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग करके, इंटरनेट वगैरह का प्रयोग करके शासन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंसी बनाना, दक्ष और उत्तरदायी बनाना। जो चीज़ें आप मतलब गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाती है, ठीक है, वो क्या होता है, इंटरनेट पे अपलोड हो जाता है, मतलब उस चीज़ को हर कोई देख सकता है। तो जो भी नियम कानून बनेंगे वो सबके सामने होगा, तो ये क्या होगा, एक अच्छी चीज़ है। पर इसका क्या होता है, दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है ना, जैसे साइबर क्राइम वगैरह मान लो, ये सब चीज़ें। ई गवर्नेंस, सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू करना, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम सब लगभग मोस्टली चीज़ें क्या हैं कि ऑनलाइन हो चुकी हैं, ठीक है। आपको कोई भी फॉर्म भरना हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो किसी भी तरीके का हो, तो क्या है, आपको डिजिटली तरीके से मिल रही है, आपको कहीं नहीं जाना, कहीं लाइन नहीं लगानी है ना। डिजिटल समावेशन, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के सभी नागरिकों तक पहुँच, जो भी सेवा गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है वो सीधे नागरिक तक पहुंच सकती है, मतलब उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और टाइम टू टाइम क्या होती है, इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से सीधा पब्लिक तक पहुंच जाती है। डेटा आधारित निर्णय, नीतियों को आंकड़ों के आधार पर बनाना होता है। डिजिटल शासन के लाभ क्या हैं? डिजिटल पारदर्शिता में वृद्धि होती है, डिजिटल ट्रैकिंग से भ्रष्टाचार में कमी आती है, सेवाओं की सुलभता होती है, नागरिक कहीं से भी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, मतलब अगर आप एक स्टेट में नहीं हो मान लीजिए, ठीक है, और अगर आपका रिजल्ट मान लीजिए आपने किसी चीज़ का रिजल्ट आने वाला है, आपको किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिया है, तो आप यहाँ पर नहीं हो, अगर वो चीज़ ऑनलाइन नहीं है तो आपको दूसरे स्टेट में जाकर अपना रिजल्ट पता करना पड़ेगा। बट अब क्या है, वो चीज़ें ऑनलाइन है, तो आप जहाँ पर भी हो वहीं से वो चीज़ें चेक कर सकते हो, है ना।
तो ये भी इसका क्या है, अच्छा मतलब प्रॉफिट है, लाभ है। समय और संसाधन की बचत है, कामकाजी कार्यवाही की आवश्यकता कम हो जाती है। नागरिक सशक्तिकरण है, लोग सीधे शासन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जैसे पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना ना, कोई भी इशू होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, पोर्टल पे उनकी शिकायत करने का भी ऑप्शन मिलता है, वहाँ से वो अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो उन्हें बता सकते हैं। नीति निर्माण में डेटा का उपयोग, सटीक और प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। डिजिटल डिवाइस, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट व तकनीकी सुविधाओं की असमानता, कि मतलब गांव में भी क्या है, उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, चाहे कोई भी वो ग्रामीण इलाके होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट की थोड़ी सी कमी है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, वहाँ पे पूरी तरीके से सुविधा नहीं मिल पाती है। डिजिटल साक्षरता की कमी है, नागरिकों को तकनीकी का उपयोग करना नहीं आता। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे हमारे बूढ़े बुजुर्ग हो गए घर में, है ना, उन लोग क्या होता है, तकनीकी मतलब जो फ़ोन वगैरह है उसका ठीक से यूज़ करना नहीं आता, सिस्टम वगैरह, है ना। तो ये भी क्या है, थोड़ा सा नुकसान होता है, यहाँ पे एक चुनौती है कि कुछ लोग इस चीज़ों से क्या होता है कि बच जा रहे हैं ना, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। साइबर सुरक्षा है, डाटा लीक और हैकिंग जैसे खतरे, जैसे कि घर में होते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको नहीं पता होता, तो कभी कभी क्या होगा, फ़ोन पे कुछ गलत OTP आ गया या कुछ ऐसा हो जाता है ना, गलती से, जैसे बहुत बड़ा कुछ भी स्कैम वगैरह हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, बहुत बड़ी एक चुनौती है, मतलब बहुत बड़ा एक खतरा है ना। नीति निर्माण में पारदर्शिता की कमी है, तकनीक का गलत इस्तेमाल होने की संभावना होती है, जैसे कि बहुत सारे क्राइम होते हैं ना इंटरनेट के माध्यम से। निष्कर्ष क्या है, वही है, डिजिटल शासन आधुनिक शासन का आधार बन रहा है, परंतु इसकी सफलता सुव्यवस्थित नीति, साइबर सुरक्षा और डिजिटल समावेशन पर निर्भर करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शासन व्यवस्था में बहुस्तरीय शासन के अंतर्गत सुशासन, सहयोग शासन, ये भी हमने जो पूरे क्वेश्चन ऊपर पढ़े थे ना, उन्हीं से मिलकर एक ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। यह भी हमने ऊपर पढ़ा, वही है, गुड गवर्नेंस के बारे में पढ़ा हमने ना, सहयोगात्मक शासन के बारे में। इसमें सरकारी, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज एक साथ मिलकर नीति निर्माण और सेवा वितरण में भाग लेते हैं। ये जटिल सामाजिक समस्याओं जैसे पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा समाधान हेतु कार्य करते हैं। सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है ना। नेटवर्क शासन, नेटवर्क गवर्नेंस, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, सेम चीज़ें वही है इस क्वेश्चन में, बस क्या क्या है कि सबको मिला के क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। डिजिटल शासन अभी हमने पढ़ा है जो, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारा लोक प्रशासन में लेगिंग दृष्टिकोण का क्या महत्व है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बहुत। लोक प्रशासन किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है जो जनता की आवश्यकता को समझकर उन्हें सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। जब प्रशासन में लैंगिक दृष्टिकोण को जोड़ा जाता है तब सुनिश्चित किया जाता है कि पुरुष और महिलाओं दोनों की ज़रूरतें समान रूप से पहचानी जाए, मतलब कोई भेदभाव ना हो, दोनों को क्या है, ये समानता का अवसर मिलना चाहिए, समान सेवा का वितरण मिलना चाहिए, ठीक है। सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। जब प्रशासनिक लैंगिक असमानता को पहचान कर काम करता है तब वे वंचित वर्गों को सशक्त बनाकर सामाजिक न्याय की ओर अग्रसर होता है। जब वो कमियां जान लेंगे, उस कमियों को सुधार के क्या होगा कि समाज एक सख्त बन सकता है, अच्छा हो सकता है, ठीक है, अपनी कमियों को ही पूरा कर करके, ठीक है। मतलब उस जो कमी है समाज में, जहाँ पे उस चीज़ को ठीक करके ही एक समाज अच्छा बन सकता है। नीति निर्माण में विविधता, महिला जब नीति निर्माण में शामिल होती हैं तो उनके अनुभव नई दृष्टि लाते हैं, जिससे योजनाएं अधिक प्रभावशाली बनती है। प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, जब महिलाएं निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं तो व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ती है। महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, शासन में महिलाओं की भागीदारी के क्या लाभ हैं। महिलाओं की भागीदारी केवल प्रतिनिधि पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि ये शासन की दिशा और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करती है। जब महिला शासन में आती है तो वे नीतियों को समाज के उस आधे हिस्से की दृष्टि से देखती है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। मतलब वो समझती हैं कि जब समाज में जहाँ पे महिलाओं के साथ, ठीक है, भेदभाव होता है तो वहाँ पे वो ज़रूर ध्यान देती हैं ना, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है
कि अगर कोई एक महिला उस नीति निर्माण में होती है, नीति उस चीज़ों को समझती है, समाज के उस हिस्से पे काम करती है। लाभ के कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे नीतियों में समावेशिता और संवेदनशीलता होती है। जैसे कि महिलाएं अक्सर स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, पोषण जैसे बुनियादी सेवाओं पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, जिससे नीति लोगों के जीवन से जुड़ती है। ठीक है। भ्रष्टाचार में कमी होती है, लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, सशक्तिकरण का प्रभाव पड़ता है। महिलाओं की भागीदारी अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनती है, जिससे वे शिक्षा, रोजगार की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। स्थानीय शासन में विकास होता है, जिसमें नगरीय संस्था में महिलाओं के आरक्षण से देखा गया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और प्राथमिकता में सुधार हुआ था। प्रशासन में लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। लैंगिक संवेदनशीलता का मतलब यह है समझना कि समाज में विभिन्न लिंगों की अलग अलग समस्याओं और जरूरत होती है। ठीक है। और इन्हें नीति और कार्य प्रणाली में सम्मिलित करना, ये प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक मानवीय उत्तरदायी बनाता है। मतलब कि जितने भी लोग हैं जो उनकी निजी आवश्यकता होती है वो सबकी अलग अलग होती है ना, तो उन्हीं सबकी पूर्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खाली पुरुष की हो, महिला की ना हो, ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लैंगिक प्रशिक्षण होना चाहिए। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे वे लिंग आधारित भेदभाव को पहचान सकें और उसे दूर कर सकें। ठीक है। जेंडर बजटिंग होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजट योजनाएं महिला और पुरुषों दोनों की ज़रूरतों को समान रूप से पूरा करे, इसमें अलग से बजट प्रावधान महिला की योजनाओं की समीक्षा आदि पर शामिल होना चाहिए। महिला हितैषी नीतियाँ लागू होनी चाहिए। कार्यस्थल महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण, ठीक है, देखभाल केंद्र, ठीक है, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा जैसे उपाय लागू होने चाहिए। शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है। महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहिए। उसके बाद है प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी में आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या हैं। देखिए, समाज में ऐसी बहुत सारी बाधाएं होती हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं। महिलाओं को प्रशासनिक पदों पर आने का कानूनी अधिकार है, फिर भी वे व्यवहार में उन्हें अनेक सामाजिक, संस्थागत, सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है ना। प्रमुख बाधाएं जैसे सामाजिक, पारिवारिक अपेक्षाएं, ठीक है, घर से जो महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि ये घर संभालें, बाहर ना जाएं, बच्चे संभालें, है ना। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये भी क्या है, सामाजिक और पारिवारिक अपेक्षाएं हैं, जिससे क्या होता है वो बेचारे रुक जाती हैं, वो अपना विकास नहीं कर पाती हैं। शैक्षिक और प्रशिक्षण की कमी होती है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती उनकी योग्यता के आधार, है ना। कार्यस्थल पर भेदभाव और असुरक्षा महसूस होती है, भेदभाव किया जाता है। नेटवर्किंग और मेंटरशिप का प्रभाव होता है। लचीले कार्य की कमी होती है। ठीक है। ये सारी क्या है, कमियां हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके बचे थे जो आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो वीडियो को शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आप जब कमेंट में अपना सिलेबस भी बताया करो, आप कोई सब्जेक्ट बताते हो ना, तो आप टेलीग्राम पर अपना सिलेबस भी शेयर किया करो। ठीक है। बाकी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।